वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो एक्सक्रेशन था लाइफ प्रोसेस का, जो उसमें कुछ डिसऑर्डर बच गए थे और एक और टॉपिक रह गया था ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो पहले डिसऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन देख लेंगे तो हमारा एक्सक्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो रीनल जो हमारा किडनी जब वर्क करना फेल करता है, किडनी जब वर्क करना फेल कर जाता है तो वो दो तरीके से फेल करेगा। अगर एक तो पहला है कि एक्सीडेंट और इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इंजरी हो गई, तब भी क्या होगा, हमारा किडनी काम करना बंद कर देगा, या चोट लग जाएगा उस पर कोई, तो तब भी हमारा किडनी काम करना बंद कर देगा। दूसरा, उसमें कोई डिजीज हो गया हो, तो एक डिजीज है, जब किडनी में कोई डिजीज हो गया तो उससे भी दिक्कत कर जाएगा और किडनी काम करना बंद कर देगा। तो उसमें होता क्या है कि एक, जैसे कि आपने सुना होगा काफी, ये डिजीज जो है प्रचलित है, तो इस डिजीज को आपने काफी सुना होगा, किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में किडनी में पत्थर ना, देहात में पथरी भी बोलते, किडनी में पथरी हो गया। तो किडनी में जो स्टोन हो गया, वो स्टोन जो हो गया कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपोजिशन की वजह से हो गया। तो किडनी में जो स्टोन होता है, डिजीज जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, वो कैल्शियम ऑक्सलेट जब डिपोजिट हो जाता है तो क्या होता है, किडनी फंक्शन करना बंद कर देता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है किडनी में। तो इन दोनों ही केस में जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो डायलिसिस कराना पड़ता है। उस डायलिसिस को होमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, होमोडायलिसिस बोलेंगे। तो वो जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस कुछ नहीं है, डायलिसिस मशीन को बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलाइजर मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इस डायलाइजर मशीन काम कैसे करता है, ये मान लो हमारा ये हैंड है, या जिसका किडनी खराब हो गया, काम नहीं कर रहा, जिसको डायलिसिस कराने की जरूरत है, ये उसका हैंड हो गया। इसके हैंड में ये वेन वगैरह होंगे, तो वेन होगा, ये वेन होगा, उसमें आर्टरी होगा, और यहाँ है डायलाइजर मशीन। ये हो गया डायलाइजर मशीन हो गया। ठीक है, ये डायलाइजर मशीन हो गया। ठीक है, ये डायलाइजर मशीन हो गया, जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हो। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब निकाला जाता है, एक पाइप निकाल दिया जाता है, इसमें इंजेक्शन जो होता है ना, तो उसका जो नीडल होता है, उस नीडल के जरिए यहाँ से पाइप लगा दिया। इस पाइप को बोलते हैं, ये पाइप जो बना होता है, ये सेलुलोज ट्यूब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज ट्यूब। तो ये जो सेलुलोज ट्यूब है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है इसमें, तो ये इसको सेलुलोज ट्यूब बोले। ठीक है, यहाँ से ब्लड क्या होगा, इस सेलुलोज ट्यूब में डाला जाता है। तो एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तो ब्लड जो है कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी तो बॉडी से बाहर निकला, तो क्यों नहीं जमा यहाँ ब्लड, तो यहाँ इसलिए नहीं जमा, यहाँ पे अलग से हिपेरिन डाल दिया जाता है। हिपेरिन, ये हिपेरिन जो है ब्लड एंटीकोगुलेट है। ठीक है, हिपेरिन जो है ब्लड एंटीकोगुलेट है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है। तो अब यहाँ से जैसे ही ब्लड क्या होगा, आगे जाएगा, ब्लड क्या होगा, जैसे ही आगे जाएगा, ये जा रहा ब्लड, ये ब्लड गया, तो ब्लड गया। अब इसमें क्या वेस्ट मटेरियल वगैरह प्रेजेंट है, क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा, तो ब्लड में क्या हो गया, यूरिया का अमाउंट जो क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब वो यूरिया का अमाउंट बढ़ गया, तो यूरिया को निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही सेलुलोज ट्यूब से ब्लड जाएगा डायलाइजर मशीन में, तो डायलाइजर मशीन क्या काम करेगी, जिस तरह से हम पिछले क्लास में हमने देखा था ना, नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल, यूजफुल सब्सटेंस क्या होता है, निकल जाता है, ये वेस्टफुल सब्सटेंस वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चला जाता है। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, यहां से वापस ये जो ट्यूब हो गया, तो ये वाला जो ट्यूब में हो गया, ये ऐसे गया अंदर में। मशीन का क्या होगा, इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल इसमें प्रेजेंट है सेलुलोज ट्यूब ब्लड में, तो ये वेस्ट मटेरियल बाहर चले जाता है डायलाइजर मशीन में चले जाता है, और यहाँ से ये ब्लड जो है, ये ब्लड प्योर हो जाता है। ये ब्लड जो इधर आ गया, ये डायलाइजर मशीन में जो आपको दिख रहा है वेस्ट मटेरियल, ये मशीन में चला जाता है, और ब्लड जो है वापिस बॉडी के अंदर दे दिया जाता है।
ठीक है, और यहाँ पे एंटी हेपेरिन डाल दिया जाता है। एंटी हेपेरिन, ताकि आप ब्लड वापस नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि यहाँ हेपेरिन डाला तो वापस एंटी हेपेरिन डाल दिया। कौन सा ट्यूब? सेलुलोज ट्यूब। डायलिसिस कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, किडनी स्टोन हो गया तो किस वजह से हुआ? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हुआ। आइए इसको जरा पढ़ते हैं। वही बात जो मैंने भी बताई वही बात यहाँ लिखा है। ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी पासेस फ्रॉम सेलुलोज ट्यूब। तो ये रीनल आर्टरी जो है, यहाँ जो रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है, आर्टरी बोलो या वेन बोलो, ठीक है। रीनल आर्टरी में पिन घुसाया, पिन डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, या निडल बोलो, ठीक है। तो आर्टरी पासेस फ्रॉम सेलुलोज ट्यूब। तो अब ये आर्टरी पासेस फ्रॉम सेलुलोज ट्यूब, इम्प्योर सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट इनटू डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन है मशीन के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा? डायलाइजिंग सॉल्यूशन की तरफ ये क्या चला जाएगा? ये यहाँ पे जो भी इम्प्योर चीज है, वेस्ट मटेरियल है, वो डायलाइजिंग मशीन में चला जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस डिफ्यूज इनटू ब्लड, और प्योर सब्सटेंस जो है ब्लड में ही डिफ्यूज होगा, एंड हेंस ब्लड गेट प्यूरिफाइड एंड पुट बैक इनटू द रीनल वेन। वापस उसको क्या कर दिया जाएगा? रीनल वेन में पुट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये इस तरह से डायलाइजर मशीन काम करती है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब आपका किडनी या एक्सीडेंटली या आपका किडनी जो है क्या हो गया, किसी तरह का आपको डिजीज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, आप लिखना चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, या आप इस तरह से समझे ऑस्मो रेगुलेशन को कि जब आपके शरीर में वाटर का अमाउंट, वाटर का क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है तो वाटर को यूरिन से ज्यादा पास करना होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो आपका यूरिन जो होता है काफी कंसंट्रेटेड पास होगा। उसमें क्या होता है, उससे ज्यादा वाटर क्या करेगा, बॉडी खुद रख लेगा, यूरिन में कम वाटर को पास आउट करेगा। यही जो रेगुलेशन है, बॉडी अपना वाटर को मेंटेन रखेगा, कितना वाटर बॉडी को रखना है, यही है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें कि आपको वाटर का बैलेंस रखना होता है बॉडी को, और आयन का बैलेंस बॉडी को रखना होता है। तो उसको आप देखते हैं ब्रीफली क्या कह रहा है। कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। बॉडी में वाटर और आयन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रिसेप्टर आर द सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। कुछ ऑस्मो ब्लड में हमारे, ये हमारे जिसकी इसमें ब्लड है, ये ब्लड में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है। ये मैं स्टार बना के दिखा रहा हूँ, ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। दैट आर सेंसिटिव टू अल्टरनेशन इन वाटर कंटेंट। तो ये वाटर कंटेंट के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं कि वाटर का अमाउंट ब्लड में बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। एनी अल्टरेशन मेक ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव। कुछ भी अगर उसको सेंसेशन हो जाती है, ब्लड वो ऑस्मो रिसेप्टर सेंस कर लेता है कि ब्लड हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो रही है या ज्यादा हो रहा, कुछ भी होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव्स एंड दे जनरेट एन इम्पल्स टू ब्रेन। फिर ये सेल्स क्या करते हैं, यहाँ से एक सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के पास, ठीक है। हमारे ब्रेन के पास ये एक सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन के पास जैसे ही इन्होंने सिग्नल भेजा, वाटर की कमी हो गई है या वाटर ज्यादा हो गया है, तो जैसे ही मान लो सबसे पहला क्वेश्चन वाटर ज्यादा ले लेते हैं, तो वाटर की जैसे ही ज्यादा यहाँ सिग्नल हुआ कि वाटर बॉडी में ज्यादा हो गया, तब यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बाबू, उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ग्लैंड है हार्मोनल सिक्रेशन के लिए। तो ये आपको शायद की पकड़ में नहीं आ रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो वहीं पे आप देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स है, सिग्नल भेजा ब्रेन को कि पानी का कंटेंट है ना बॉडी में ज्यादा हो गया है। तो जब ज्यादा हो गया, इम्पल्स टू ब्रेन,
ब्रेन एनालाइजेस, इंटरप्रेट्स एंड सेंड मैसेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही ये रिसेप्टर सिग्नल ब्रेन को भेजा, ब्रेन भेज दिया सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को, इंपल्स भेज दिया, इंपल्स मतलब सिग्नल, ठीक है, इंपल्स भेज दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या हो गया, सिग्नल मिल गया कि ब्रेन उसको मैसेज भेजा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स सेक्रेट एडीएच, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एडीएच। ब्रेन क्या किया, पिट्यूटरी, पहले तो ब्रेन के पास सिग्नल गया, इंपल्स गया कि वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया, फिर वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है, ब्रेन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज किया, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, रिस्पॉन्स लिया कि वाटर ज्यादा हो गया ना, तो एडीएच क्या कर दिया, एडीएच को सिक्रेशन करेगा। एडीएच का सिक्रेशन करेगा या ज्यादा करेगा या कम करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो एडीएच बनाना कम कर देगा। तो एडीएच डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड वाया ब्लड रीचेज किडनी वेयर इट एक्ट अ लूप ऑफ हेनली ऑफ नेफ्रॉन। क्या हुआ, अगर वाटर की कमी हो गई, अगर वाटर की बॉडी में कमी हो गई, तब एडीएच ज्यादा सिगरेट करेगा, ठीक है। तो ज्यादा सिगरेट एडीएच जैसे ज्यादा सिगरेट करेगा तो वाटर कंटेंट को एडीएच पकड़ के रखेगा, वाटर को बॉडी में ही रखेगा, यूरिनेशन कम होगा, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर निकला, वाटर की कमी हो गई, ब्लड में वाटर की कमी हो गई, सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन इंपल्स दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुआ, एडीएच हार्मोन निकाला। ये एडीएच हार्मोन क्या किया, वाटर बॉडी का क्या हुआ, सारे वाटर को, ये ऐसे देखो, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन, ये आपका लूप ऑफ हेनली हो गया, ये आपका डीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो लूप ऑफ हेनली आपको दिख रहा है, तो यहाँ एडीएच हार्मोन आएगा, सिक्रेशन करेगा। अगर वाटर की कमी है, वाटर की कमी है, तब वाटर की जब कमी रहेगी तब इससे वाटर को यहाँ बाहर निकाल देगा, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए वाटर ज्यादा रहता तब एडीएच क्या करवाता, तब ये क्या करवाता, वाटर को अंदर भिजवा देता। आई बात समझ में, ठीक है। तो वाटर की कमी रही तो यहाँ क्या हुआ, वाटर की कमी रही तो इसमें जो नेफ्रॉन में वाटर था वो वाटर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। सारा नहीं, जहां तक मतलब पॉसिबल हो सका, ठीक है। तो एडीएच का फुल फॉर्म होता है, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सिक्रेट किया इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और सिक्रेट कौन किया, पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, एडीएच डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड वाया ब्लड रीचेज इन किडनी वेयर इट एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली पे एक्ट किया, और क्या किया, लूप ऑफ हेनली एक्ट किया, नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनली पे एक्ट किया। इफ वाटर कंटेंट इज हाई, अगर वाटर कंटेंट बॉडी में हाई है, देन एडीएच मेक्स द लूप ऑफ हेनली मोर परमेबल। तो एडीएच क्या करेगा, इसको मोर परमेबल बना देगा। मतलब यहाँ जो लूप ऑफ हेनली है, ये जो लूप ऑफ हेनली आपको दिख रहा है, ये जो लूप ऑफ हेनली दिख रहा है, इसमें मोर परमेबल, मतलब वाटर अब अंदर, बाहर से और अंदर घुसेगा, मतलब किडनी से और अंदर में जाएगा वो वाटर, ठीक है, किडनी से और अंदर में जाएगा। तो ये वाटर क्या होगा, यूरिन क्या हो गया आपका, डाइल्यूट हो गया, मतलब यूरिन में वाटर ज्यादा होगा तो उसको यूरिनेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। परमेबल टू वाटर सो दैट मोर यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ज्यादा यूरिन रिमूव होगा बॉडी से, एंड यूरिन विल बी डाइल्यूट इन दैट केस, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए जब वाटर की कमी होगी। इफ वाटर कंटेंट इज लो देन एडीएच मेक्स द लूप ऑफ हेनली लेस परमेबल, ठीक है, कम कर देगा टू वाटर, ठीक है, और वाटर को बाहर करेगा। सो दैट मोर यूरिन, सो दैट लेस यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड हो जाएगा इन दैट केस। आई बात समझ में। बस दो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हाई था ना तो यहाँ लो हो जाएगा। एडीएच मेक्स द लूप ऑफ हेनली मोर परमेबल एंड लेस परमेबल हो जाएगा टू वाटर, सो दैट मोर
so that less urine, more की जगह less urine is removed from the body and urine will be, यहाँ डाइल्यूट होना तो यहाँ कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड इन दैट केस। आई बात समझ में? तो वो ओस्मो रिसेप्टर क्या कर रहा है, बॉडी में कितना वाटर कंटेंट होगा उसको बैलेंस करता है, हमारा ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, ओस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सक्रेशन था। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गया था, छोटा सा बात नहीं बता पाया मैं, दिमाग में नहीं रहा। ये जो हमारा मान लीजिए किडनी है, किडनी में आउटर रीजन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो मैंने आपको किडनी में ऐसे दिखाया था, तो ये वाला रीजन जो था, ये बाहर वाला, इसको कॉर्टेक्स बोले थे। इसको कॉर्टेक्स बोले थे, ये वाला रीजन को। ठीक है, इस वाले रीजन को मेडुला बोले थे जिसमें पिरामिड था। ठीक है, तो ये वाला जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला रीजन है। तो ऊपर वाला मैंने यहाँ कॉर्टेक्स बना दिया, यहाँ मेडुला बना दिया। ठीक है, ये वाला रीजन को मैंने इधर दिखा दिया, ये वाला रीजन को इधर दिखा दिया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि नेफ्रॉन जो है हमारा अरेंज किस तरह से रहता है। तो बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल और पीसीटी जो रहता है वो कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। बस लूप ऑफ हेनले जो है वो रहता है हमारा कहाँ, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले रहता है। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये सारे कहां प्रेजेंट है, आपको कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। ओनली ऑन मेडुला में प्रेजेंट क्या है, लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन का बस लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, बस इतना ही था। और रह गया अब एक टॉपिक और रह गया, क्या, प्लांट में बाबू कुछ नहीं है। जो एक्सक्रेशन मैंने बताया था, गैसियस एक्सचेंज बताया था ना हमने रिस्पिरेशन में, गैसियस स्टोमाटा से जाता है, स्टोमाटा से आता है गैसियस एक्सचेंज। तो एक्सक्रेशन भी उसमें वाटर वेपर का एक्सक्रेशन जो हो रहा है वो स्टोमाटा से हो रहा है। उसमें छोटे से रूट स्टेम में बार्क होते हैं। ये जो हमारा प्लांट है इसमें छोटे छोटे बार्क होते हैं, तो यहाँ से भी वो अपना एक्सक्रेशन करता है। ठीक है, यहाँ से भी अपना एक्सक्रेशन करता है, तो इससे भी एक्सक्रेशन करता है। और इसमें कुछ है नहीं प्लांट में, स्टोमाटा में तो आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये जो गार्ड सेल हो गया, तो यहाँ इस स्टोमाटल पोर से एक्सक्रेशन करता है, ये बार्क से करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है बताने के लिए। इसके लिए छोटा सा टॉपिक है, इतना सा टॉपिक है कि बताने में भी मजा नहीं आता है। तो उसको आप अपने से पढ़ रहे लेंगे तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप प्लांट का एक्सक्रेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा होगा, 2-3 लाइन लिखा होगा, 10 लाइन लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सक्रेशन को आज यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, उसके बाद शायद कि लाइफ प्रोसेस का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए और बुक रीडिंग कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं उसके बाद उसी टॉपिक को आप अपने बुक में पढ़िए, आपको इजीली सारी चीज समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।